चंदनपुर कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि एक मदहोश कर देने वाली खुशबू से होती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती, पूरे गांव में देसी चिकन बिरयानी की ऐसी महक फैलती कि लोग नींद में ही अपनी नाक सिकोड़ते हुए उठ बैठते। ये जादू था माखनलाल के हाथों का। गांव के चौराहे पर उसका एक छोटा सा ठेला था, जहां सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। माखन की बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग अपनी थाली चाट जाया करते थे। माखनलाल को अपनी कला पर नाज था, पर धीरे धीरे वह नाज घमंड में बदलने लगा। उसे पता था कि दूर दूर तक उसके जैसा बिरयानी बनाने वाला कोई नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बिरयानी की कीमत 130 रुपए प्लेट कर दी थी। इतनी महंगी होने के बावजूद लोग उसकी बिरयानी के दीवाने थे। पर पैसा आने के साथ माखन के बोल कड़वे होने लगे। वह ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसका मानना था कि लोग स्वाद के लिए आते हैं, उसके व्यवहार के लिए नहीं। इसी बीच हैदराबाद की चकाचौंध से दूर एक नवविवाहित जोड़ा हरिया और चंपा चंदनपुर पहुंचा। दोनों ने प्यार के लिए अपने घरों की दीवारें लांघी थीं और अब एक नई दुनिया बसाना चाहते थे। उन्होंने मंगरू काका के यहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। सुनो चंपा, खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ सही सलामत पहुँच गए। हैदराबाद की वो गलियां और तुम्हारे घरवाले अब हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन एक मुश्किल है। जो पैसे मैं बचाकर लाया था, उससे सिर्फ इस महीने का किराया और थोड़ा राशन ही आ पाएगा। गुजारे के लिए मुझे आज ही नौकरी ढूंढनी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये गांव नया है, लोग अनजाने हैं। जल्दी घर लौट आना। हरिया शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, पर गांव में उसकी डिग्रियों को कोई पूछने वाला नहीं था। वह दिन भर धूप में भटकता रहा, पर हर जगह से उसे ना ही सुनने को मिली। हार मानकर जब वह घर लौट रहा था, तभी उसकी नाक में बिरयानी की वो सौंधी महक गई। उसने देखा माखन के ठेले पर जबरदस्त भीड़ थी। हरिया ने हिम्मत जुटाई और माखनलाल के पास जाकर बोला, सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। बड़ा बाबू बनकर घूम रहा है, काम चाहिए? क्या आता है तुझे? बिरयानी बना लेगा मेरे जैसी? बोल, है दम? नहीं सेठ जी, मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता। तो फिर यहाँ खड़ा होकर मेरा वक्त क्यों खराब कर रहा है? खैर, अगर भूख मिटानी है तो मेरे यहाँ एक ही काम है। वो पीछे देख, उन जूठे बर्तनों के पहाड़ को साफ करना होगा। दिन के 100 रुपए दूंगा। बोल, करेगा ये काम? हरिया का स्वाभिमान एक पल के लिए जागा, पर घर में बैठी चंपा का चेहरा याद आते ही उसने घूंट पी लिया। ठीक है सेठ जी, मजबूरी इंसान से सब करवाती है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दिन बीतते गए। हरिया अब बर्तन धोने वाला बन चुका था। वह चुपचाप कोने में बैठकर लोगों की जूठी प्लेटें मांजता, माखनलाल की झिड़कियां सुनता और शाम को 100 रुपए लेकर घर चला जाता। गांव वाले उसे मामूली नौकर समझते थे, पर हरिया की खामोशी में एक तूफान छिपा था। एक सुबह माखनलाल को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उसने हरिया को पास बुलाया और रौब से बोला, सुन बे हरिया, आज मुझे शहर जाना है। आज तू बर्तन नहीं मांजेगा, आज तू गद्दी पर बैठकर बिरयानी बेचेगा। और कान खोल कर सुन ले, पाई पाई का हिसाब चाहिए मुझे। मेरा तजुर्बा कहता है कि कितने पतीले में कितनी प्लेट निकलती है, सो हेर फेर की सोचना भी मत। जी मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए। हिसाब में रत्ती भर की भी गलती नहीं होगी। माखनलाल के जाते ही ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। 2 पुराने ग्राहक आए। अरे हरिया, क्या बात है भाई? आज सीधे बर्तन से बिरयानी पर प्रमोट हो गए। आज सूरज कहाँ से निकला है? भाई साहब, आज मालिक कहीं बाहर गए हैं। बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। हरिया, हमने सुना है कि तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, फिर ये बर्तन धोने की जिल्लत क्यों झेल रहा है? तुझे देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? भाई साहब, हुनर और पैसा दोनों हाथ में नहीं है। मजबूरी इंसान से वो सब कराती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। सुन छोटे, बुरा मत मानना, पर तेरे बोलने का तरीका और तेरा ये सलीका देखकर लगता है कि अगर तू कल को अपनी दुकान खोल ले तो माखन के यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं झांकेगा। लोग यहाँ स्वाद के साथ सुकून भी ढूंढते हैं, जो माखन के पास नहीं है। शाम हुई। सूरज ढलने को था कि माखनलाल वापस आ गया। आते ही उसने गल्ला चेक किया और हरिया को झिड़क कर बोला, चल
अब तेरा बाबूगिरी का वक्त खत्म हुआ। जार वो गंदे बर्तन साफ कर। बहुत बातें बना ली तूने आज। हरिया जैसे ही बर्तन धोने के लिए झुका, तभी चंपा वहां पहुंच गई। हरिया, ये क्या देख रही हूँ मैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप ठेले पर बिरयानी बेचते हैं। आप यहाँ बर्तन धो रहे हैं? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हरिया चुप रहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, पर माखनलाल ने बीच में टपकते हुए जहरीली हंसी हंसी। अरे ओ मेम साहब, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। इसके अंदर कोई हुनर नहीं है। ये बर्तन मांजने के ही लायक है। माखनलाल जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। आपके लिए ये नौकर होंगे, पर मेरे लिए मेरे पति हैं और इस घर के मान सम्मान हैं। ज्यादा मत बोल छोकरी, नहीं तो तू भी इसके बगल में बैठकर बर्तन मांजेगी। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। माखनलाल की ये बात हरिया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। बस बहुत हो गया माखनलाल। अब तक मैंने जो सुना वो मेरी मजबूरी थी, पर मेरी पत्नी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाओ, मेरे पिछले 8 हफ्तों के पैसे दो। मैं आज और इसी वक्त ये काम छोड़ रहा हूँ। पैसे? कैसे पैसे? बर्तन मांजने के पैसे नहीं मिलते। यहाँ जो बिरयानी तूने ठूसी है उसका हिसाब बराबर हो गया। निकल यहाँ से, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं हरिया, इसके पैसे इसी के पास रहने दो। ये पैसे जब तुम मरोगे ना माखनलाल, तो कफन खरीदने के काम आएंगे। हमारे स्वाभिमान की कीमत तुम चुका भी नहीं सकते। चलो हरिया, आज के बाद तुम अपना खुद का काम करोगे। देखते हैं कहां से लाओगे पैसा और कहां से लाओगे वो स्वाद। मेरे जैसा बिरयानी वाला इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में नहीं बन पाएगा ये बर्तन धोने वाला। अगले दिन चंदनपुर की सुबह कुछ बदली बदली सी थी। हवाओं में वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू नहीं थी, बल्कि एक नई सोंधी और केसरिया महक तैर रही थी। माखनलाल हमेशा की तरह अपनी मूंछों को ताव देते हुए ठेले पर खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि कल की बदतमीजी के बाद हरिया घुटनों के बल वापस आएगा, क्योंकि पूरे गांव में बिरयानी का मतलब सिर्फ माखनलाल था। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे और फिर 3। माखनलाल की देग से भाप निकल रही थी, पर उसके ठेले पर आज सन्नाटा पसरा था। जो ग्राहक सुबह 5 बजे से लाइन लगाते थे, उनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा था। माखनलाल की घबराहट अब माथे पर पसीने बनकर छलकने लगी। अरे ये आज गांव वालों को क्या हो गया? सबके सब मर गए क्या? एक भी पेटू नहीं दिख रहा। कहीं गांव में कोई महामारी तो नहीं फैल गई? उससे रहा नहीं गया। उसने अपना कड़छा पटका और ठेला छोड़कर गांव की गलियों की तरफ भागा। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक नया साफ सुथरा ठेला लगा था और उस पर किसी मेले जैसी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ के बीच में खड़ा था हरिया और बड़े सलीके से बिरयानी परोस रहा था। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, हैदराबादी बिरयानी वाला। माखनलाल गुस्से से आग बबूला होकर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसने हरिया के नए बर्तनों और चमकते ठेले को देखकर एक जहरीली मुस्कान फेंकी। ओह, तो ये तमाशा चल रहा है यहाँ। ओए बर्तन मांजने वाले, बड़ी जल्दी दुकान सजा ली। कहाँ से आए इतने पैसे? अपनी लुगाई के गहने बेच दिए क्या, या कहीं डाका डाला है? हरिया ने बड़े शांत भाव से माखनलाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी लाचारी नहीं, बल्कि एक शेर जैसी चमक थी। माखनलाल जी, गहने बिके हों या पसीना बहा हो, ये दुकान मेरी मेहनत और चंपा के भरोसे की है। आपने मुझे बर्तन धोने वाला कहकर अपमानित किया था, पर आप भूल गए कि बर्तन धोते धोते मैंने आपके मसालों की चोरी नहीं, बल्कि आपकी नीयत की खोट पकड़ ली थी। मेरा वादा है आपसे सस्ता, आपसे ज्यादा और आपसे कई गुना अच्छा स्वाद इस गांव को चखाऊंगा। अबे जा, 2 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इतना कमा कर रख लिया है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तेरी ये हेकड़ी 2 दिन में मिट्टी में मिल जाएगी, जब लोग मेरी बिरयानी को याद करेंगे। इतना बोलकर माखनलाल पैर पटकते हुए वहां से चला गया, पर उसका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। माखनलाल के जाते ही वही 2 पुराने ग्राहक हरिया के पास आए, जिन्होंने उसे दुकान खोलने की सलाह दी थी। अरे वाह हरिया भाई, कमाल कर दिया। माखन की बिरयानी तो इसके सामने फीकी चाय जैसी लग रही है। ये चावल का एक एक दाना और ये चिकन,
ऐसा लग रहा है जैसे सच में हैदराबाद के किसी नवाब के महल में दावत खा रहे हों। और भाई, सबसे बड़ी बात तो महक है। माखन की बिरयानी में तो सिर्फ तीखापन था, पर तुम्हारी इस बिरयानी में तो रूह को सुकून देने वाली खुशबू है। ऊपर से तुम्हारा ये मीठा बोलना, सच में हरिया, तुमने तो गांव का मान बढ़ा दिया। समय का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से घूमा। जो चंदनपुर कभी माखनलाल के ठेले के धुएं से जगता था, आज वहाँ सन्नाटा था। माखनलाल के पतीले ठंडे पड़ चुके थे और उसके चेहरे की रंगत गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हरिया का ठेला अब एक छोटी सी दुकान की शक्ल लेने लगा था। माखनलाल अपनी सूनी दुकान पर बैठा हरिया की भीड़ को देख जल भुन रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। नमक मिर्च का हिसाब मैं जानता हूँ, पर इतना सस्ता और इतना अच्छा? जरूर दाल में कुछ काला है। दोपहर का वक्त था। हरिया पसीने से तरबतर होकर बिरयानी परोस रहा था। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने दबी जबान में अपनी शंका जाहिर की। सुन हरिया बेटा, एक बात मन में खटक रही है। माखन तो 130 रुपए लेकर भी रोता था और तू आधे दाम में इतना लाजवाब स्वाद दे रहा है। कहीं तू कुछ मिलावट तो नहीं कर रहा? आज के जमाने में बिना हेर फेर के इतना सस्ता कैसे मुमकिन है? काका, मिलावट सामान में नहीं, नीयत में होती है। माखन सेठ को सिर्फ पैसा कमाना था, मुझे आप लोगों का दिल जीतना है। मुझे हर प्लेट पर बस थोड़ा सा मुनाफा मिल जाता है, जो मेरे और चंपा के गुजारे के लिए काफी है। और रही बात मिलावट की, तो आप ही बताइए, पिछले 2 महीनों में क्या कोई एक भी बच्चा या बुजुर्ग बीमार पड़ा? अगर मेरी बिरयानी में खोट होता तो मेरा चूल्हा कभी का बुझ गया होता। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात तो पते की थी। हरिया के व्यवहार और उसकी सच्चाई ने उनके शक को विश्वास में बदल दिया। जैसे ही सूरज ढला और गोधूली बेला हुई, हरिया ने अपना थैला समेटा और घर की ओर बढ़ चला। दूर झाड़ियों के पीछे छिपा माखनलाल अपनी आंखें गड़ाए बैठा था। उसने बिल्ली की तरह दबे पांव हरिया के पीछे लग गया। आज तो इस पढ़े लिखे नौकर का भंडा फोड़ करके ही रहूंगा। देखूं तो सही, ये रात के अंधेरे में अपनी कोठरी में कौन सा जादुई मसाला बनाता है। आखिर इतना सस्ता माल आता कहां से है? हरिया अपने छोटे से कच्चे मकान के पास पहुंचा। माखनलाल भी दबे पांव उसकी खिड़की के नीचे जाकर दुबक गया। माखनलाल ने कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश की। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे लगा कि अभी हरिया किसी मिलावटी पुड़िये या नशीली दवा का जिक्र करेगा। आज बहुत देर हो गई हरिया, ग्राहक ज्यादा थे क्या? चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। हाँ चंपा, आज भीड़ ज्यादा थी। लोग अब सवाल भी पूछने लगे हैं कि हम इतना सस्ता कैसे खिला रहे हैं। उन्हें लगता है हम कोई चोरी या मिलावट कर रहे हैं। माखनलाल खिड़की के बाहर मुस्कुराया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब उगलेगा ये अपना राज। तो आपने उन्हें बताया नहीं? नहीं चंपा, सब कुछ बताने का वक्त अभी नहीं आया है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम अपने हिस्से का मुनाफा ना के बराबर रखकर अपनी मेहनत को दांव पर लगा रहे हैं ताकि माखनलाल का घमंड टूट सके, तो शायद वो यकीन ना करें। पर असल राज तो वो खास चीज है जिसे हम हर सुबह तैयार करते हैं। वो तो भगवान की कृपा है, जब तक छुपे छुपा लेंगे। अगली सुबह चंदनपुर के बरगद के नीचे भारी पंचायत बैठी। माखनलाल ने ऊंची आवाज में जहर उगला। मुखिया जी, ये हरिया हम सबको ठग रहा है। इतनी सस्ती बिरयानी बिना मिलावट के नामुमकिन है। ये लोगों की सेहत से खेल रहा है। हरिया, गांव के भरोसे का सवाल है। सच क्या है, हमें साफ साफ बताओ। मुखिया जी, बात मिलावट की नहीं, ईमानदारी की है। शहर से आते वक्त हमें ये बैग मिला था जो रुपयों से भरा था। उसमें एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, मैंने ये धन छल कपट से कमाया है। जिसे भी मिले वो इसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करे, उसे अपनी माँ की कसम है। हमने तय किया कि इस धन का उपयोग हम गांव वालों की सेवा के लिए करेंगे। हरिया जी बिरयानी सस्ते में बेचते हैं और जो घाटा होता है वो हम इस बैग के पैसों से पूरा कर देते हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। माखनलाल का सिर शर्म से झुक गया। माखनलाल, तुम स्वाद बेचते थे, पर हरिया ने दुआएं कमाई। आज से तुम हरिया के काम में दखल नहीं दोगे। चंदनपुर को ऐसे ही नेक इंसान की जरूरत है।
तो दोस्तों, माखन लाल को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसका अहंकार टूट गया। हरिया और चंपा अपनी सच्चाई और सेवा भाव से पूरे गांव के दिलों पर राज करने लगे।